and my topic is about importance of grammar. Why grammar is important. So जैसे आपको पता है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, उर्दू इज अ लैंग्वेज, कश्मीरी इज अ लैंग्वेज, तो इनके साथ ग्रामर रखा जाता है। क्यों? ताकि हम लिख पाए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश राइटिंग है, वो हम ठीक से लिख पाए, ठीक से अपनी स्पीकिंग जो कन्वर्सेशन है दूसरों के साथ वो अच्छे से करें, उसके लिए ग्रामर रखा जाता है इनके साथ। और ग्रामर हमें बहुत ज़्यादा इसलिए मदद, जो आपको जो टीचर आता है क्लास में, जब वो आपको पढ़ाते हैं ग्रामर या टेक्स्ट, जो टीचर आपको टेक्स्ट पढ़ाते हैं उनके ग्रामर्स में कभी कभार एरर होता है, लेकिन जो टीचर आपको अच्छे से ग्रामर पढ़ाते हैं उसके टेक्स्ट खुद ब खुद क्लियर होते हैं। वो बहुत अच्छे से उसको पता होता है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड है, वहां पर कौन सा वर्ड है, वो आपको मीनिंग भी साथ साथ बोलते हैं, लाइन बाय लाइन मीनिंग बोलते हैं। और टेक्स्ट पढ़ाना एक टीचर के लिए बहुत इजी है, क्योंकि वो घर पे प्रिपेयर करके आते हैं कोई टॉपिक, लाइन की मीनिंग बोली, 2-4 लाइन्स बोले, मीनिंग बोली, बात खत्म। लेकिन जो ग्रामर है उसको पहले तो टीचर को खुद समझना पड़ता है कि हम कैसे पढ़ाएं, और फिर स्टूडेंट्स की लेवल तक जाना पड़ता है कि हम एक स्टूडेंट को कैसे समझाएगा। तो इसलिए पहले जब भी आपकी क्लास में कोई टीचर आए डेमो के लिए, उसको हमेशा जो रिलेटेड टू लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज हो, चाहे वो कश्मीरी लैंग्वेज हो, तो उन्हें बोलो हमें ग्रामर पढ़ाओ। वाई ग्रामर इज इम्पोर्टेंट, ग्रामर से हमें क्या क्या फायदा होता है, तो ये सब। एक तो ग्रामर का ये फायदा है कि हम अपनी राइटिंग, जो इंग्लिश राइटिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और जो हमारी कन्वर्सेशन होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और जब आप कोई अच्छा मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हो बाहर, तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज देखी जाती है कि लैंग्वेज कैसे, मतलब इसकी लैंग्वेज, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। अगर आपको ग्रामर के इंग्लिश ग्रामर पता होगा तो आप वहां पर अच्छा अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, उसके बेस पे आप कभी कभार सिलेक्ट भी होते हो। और हमारा जो टॉपिक है दैट्स टाइप्स ऑफ लेटर। पहले जमाने में जब फोन्स नहीं होते थे तो हम एक दूसरे को खत भेजते थे, लेटर्स भेजा करते थे, और वही लेटर जो है उनके 2 टाइप्स है। One is formal and another is informal। जो लेटर्स है, जो खत है, उसके 2 तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। जो फॉर्मल लेटर है वो हम ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, यानी कि हम जो ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ये लेटर उन्हें लिखी जाती है। जो इनफॉर्मल लेटर है ये या तो फ्रेंड्स को लिखी जाती है, या फैमिली मेंबर्स को लिखी जाती है, या रिलेटिव्स को लिखी जाती है। जो फॉर्मल लेटर होते हैं इसमें सब्जेक्ट होता है, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होता है। There is no subject in the informal letter। इसमें क्यों फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट रखा गया है, इनफॉर्मल में क्यों नहीं रखा गया? Is anybody knowing? क्या किसी को पता है कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट क्यों है, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट क्यों नहीं है? किसी को पता है? Who is roll number 16? Roll number 5. Roll number 8. आपको पता है फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट क्यों रखा गया है, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट क्यों नहीं रखा गया? फॉर्मल में इसलिए सब्जेक्ट रखा गया है क्योंकि जब हमें किसी ऑफिसर्स को भेजते हैं तो उसको मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है ये पढ़ने के लिए पूरी की पूरी लेटर। तो जब वो सब्जेक्ट देखते हैं, मतलब कि चेंज इनमें सेक्शन, तो मतलब जब वो सब्जेक्ट देखते हैं तो वो उसी टाइम उसको समझ आता है कि ये लेटर किसके बारे में है। इसीलिए फॉर्मल में सब्जेक्ट होता है और इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हम इनफॉर्मल उन्हीं को भेजते हैं, उनको मतलब टाइम होता है सब लेटर पढ़ने के लिए। Sit down।
फॉर्मल लेटर में जो है सब्जेक्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हम ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लिखते हैं। और ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स लाइक डीसी, उनके पास तो टाइम ज्यादा नहीं होता है कि वो हमारी पूरी की पूरी पहले लेटर लिखे फिर कार्रवाई करे। कभी कभार हमारी बाइसिकल चोरी होती है, कभी कभार कुछ कारवार चोरी होती है, तो हम किसी को मतलब किसी ऑफिसर को लाइक इंस्पेक्टर को लिखते हैं कि हमारी बाइक चोरी हो गई है, तो हम उसको ढूंढो। उसके पास उतना टाइम नहीं होता, पूरी की पूरी लेटर पहले पढ़ो फिर काम शुरू करे, इसलिए सब्जेक्ट होता है उसमें। वो सब्जेक्ट जब पढ़ता है तो उसे उसके दिमाग में खुद ब खुद आता है कि उसने किसके बारे में बात की है। फिर वो ऊपर से देखता है बाइक का नंबर, कलर और बस, बाकी वो कुछ भी नहीं पढ़ता है उस लेसन उस लेटर में। और इनफॉर्मल में इसलिए सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि हमारे जब हम किसी फ्रेंड को लेटर भेजते हैं हमें पता होता है अगर वो दिन में नहीं देखेगा कि उसका हमारी लेटर नहीं पढ़ेगा तो शाम को वो जरूर देखेगा, क्योंकि उसके पास टाइम होता है। हर किसी के पास जब हम बैठे हुए होते हैं या तो हम बुक पढ़ते हैं या तो फोन का यूज करते हैं, तो उसके पास जब पहले जमाने में लेटर भेजी जाती थी हमें पता होता था कभी ना कभी वहां से दूसरी चिट्ठी आएगी। इन रिटर्न ऑफ आंसर देयर विल कम अनदर लेटर। इसलिए देयर इज नाउ इट्स अ मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में सबसे बड़ी डिफरेंस है सब्जेक्ट की, यानी कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट होता है, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता है। अब आप सबको समझ आए कि फॉर्मल लेटर किससे लिखी जाती है और इनफॉर्मल लेटर किससे लिखी जाती है। रोल नंबर 7, रोल नंबर 12, रोल नंबर 13। अच्छा आप मुझे बोलो, what is the main difference between formal and informal letter? फॉर्मल मतलब ऑप्शन उसको लिखते हैं और अपने लेवल है उसको लिखते हैं। Okay. Main difference between these two letters. फॉर्मल में सब्जेक्ट होता है और इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होता। Okay, sit down. और अब हम देखेंगे कि लेटर लिखते कैसे हैं। देखो लेटर में क्या होता है, पहले तो नोटबुक पे मार्जिन होती है ऐसी, फिर हम एक्सट्रीम से यहां से करते हैं स्टार्ट लाइक टू द फिर डेट, फिर लाइन छोड़नी पड़ती है, फिर डेट लिखना पड़ता है 26 नवंबर 2020। पहले यहाँ पर ध्यान रखो, देखो जो 26 नवंबर है ना, जो नवंबर होता है ये पूरा का पूरा मन ऐसे लिखना पड़ता है नवंबर। अगर हम इसके बदले इसको वर्ड ऐसे लिखेंगे ना, मतलब नंबर्स में, ये गलत होता है, एग्जामिनर से गलत देता है। इसलिए इसको ऐसे यहाँ पर पहले 26 लिखना पड़ता है, फिर ऐसे नवंबर, या जून हो तो जून का महीना ऐसे, जुलाई हो तो जुलाई का महीना ऐसे ऐसे ही लिखना पड़ता है। फिर और एक लाइन छोड़नी पड़ती है, फिर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है ना वो 3 और 4 वर्ड्स का होना चाहिए, उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल वन डे लियो, सीधे लिखना ना वन डे लियो,
बात खत्म, फिर नहीं आगे कुछ भी नहीं, फिर आप सब कुछ इसी सब्जेक्ट में ही लिखोगे, नहीं, वो 2 या 3 वर्ड्स का होना चाहिए। फिर यहाँ पर लाइन और एक, फिर रेस्पेक्टेड सर विद रिगार्ड्स लिखना है। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है बॉल, जो ये है ना ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन। और फिर जो भी हम लिखते हैं यहाँ से, उसे कहते हैं बॉडी। और जो लास्ट में लिखते हैं उसे कहते हैं कंक्लूजन। देखो क्या, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना यहाँ तक सब्जेक्ट तक, उसे कहते हैं सैल्यूटेशन, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है उसे कहते हैं बॉडी, और जो लास्ट का हिस्सा होता है उसे कहते हैं कंक्लूजन। देयर आर नो मेनली 3 पार्ट्स इन अ लेटर, दैट्स सैल्यूटेशन, बॉडी एंड कंक्लूजन। जहां पर आप ये वाला वर्ड स्टार्ट करोगे वहीं पर ये नीचे वाला वर्ड भी आना चाहिए। कंप्लीट एक्सट्रीम से स्टार्ट करना है, और यहाँ का वर्ड भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी। पहले तो हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, और यहाँ, और जो आपकी लेटर होगी वो सिर्फ 1 पेज पे आनी चाहिए, 1 पेज से ज्यादा नहीं। जब वो, अगर आपने एक बोर्ड एग्जाम्स में अपनी लेटर 2 पेज में लिखी तो आपकी लेटर पूरी की पूरी गलत मानी जाएगी। वो सिर्फ 1 पेज में होनी चाहिए, ज्यादा पेज में नहीं होनी चाहिए कि अब आप पूरी की पूरी छानबीन इसी में करोगे, बोलोगे अब ऐसा है, वो गलत समझी जाती है। इसलिए, और जब भी आप हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, इसके बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स होते हैं, इसके टोटली 1 होते हैं, और इसके 5 मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, या 10 होते हैं। पहले तो ये देखता है एग्जामिनर आपने ये सैल्यूटेशन कैसा लिखा है, कि सैल्यूटेशन जब वो देखता है ना आपने ठीक लिखा है, उसको खुद पता होती है कि बॉडी भी खुद ब खुद ठीक होती है। और फिर वो देखते हैं ये कंक्लूजन जो है वो इसने ठीक लिखा है कि गलत, मतलब कंक्लूजन ये यहाँ से जहां पर इसने ये वाला वर्ड स्टार्ट किया वहीं पर इसने ये वाला भी लिखा है कि नहीं, और ये कैपिटल से होना चाहिए। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और हमेशा जो देखो यहाँ से स्टार्ट करना, पहले तो लेटर के बारे में लिखा होता है ऊपर, फिर यहाँ से एक्सट्रीम से स्टार्ट करना पड़ता है यहाँ से, और लास्ट का वर्ड यहाँ पर आना चाहिए एक्सट्रीम से। जहां पर आप पहले लिखोगे ना पहला वर्ड वो कैपिटल में होना चाहिए, वही लास्ट का वर्ड भी यहाँ पर होना चाहिए। ये मार्जिन होती है, इससे बाहर नहीं लिखते हैं, ऐसे ही हम लेटर लिखते हैं। और अब आपका जो टॉपिक है दैट्स पैराग्राफ राइटिंग। आपने कभी पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ राइटिंग की है कभी? देखो पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, पहले हमें समझना चाहिए पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ sentences which gives us complete sense, और जो एक सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी कि पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ sentences which revolve around a central idea। अब मेरे साथ बोलो, पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ sentences which revolve around a central idea। Paragraph is a group of sentences which revolve around a central idea। तो उसे हम कहते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या क्या जरूरी होता है? एक तो पैराग्राफ में पहला चीज जो है यूनिटी, फिर ऑर्डर, फिर होनी चाहिए वैरायटी। देखो यूनिटी हम किससे कहते
कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप संडे के बारे में बात कर रहे हो, आप संडे पे पैराग्राफ लिख रहे हो कि मैंने संडे के दिन क्या किया, आप सिर्फ संडे के बारे में लिखोगे। और मंडे, अगर आपने मंडे का लिखा कुछ उसमें, तो दैट मीन्स योर पैराग्राफ इज टोटली रॉन्ग और उसमें कोई भी यूनिटी नहीं रहती है। आपको जो कुछ भी कहना है वो सारा का सारा किसके बारे में कहना है, संडे के बारे में, बिकॉज यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन संडे, इसलिए उसे कहते हैं यूनिटी। जो ऑर्डर है एक सेंटेंस, मतलब अगर आप देखो आपको क्या करना होता है, आप संडे 10 बजे उठे, फिर मॉर्निंग 6 बजे उठे, फिर मॉर्निंग वॉक पे गए, फिर 7 बजे वहां से आए, फिर ब्रेकफास्ट नहाया और फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, ये सब ऐसे इस ऑर्डर में लिखने को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या कहते हैं? एक मतलब टाइम वाइज लिखने, जब हम टाइम से मतलब याद करते हैं ना हमने किस टाइम पे क्या किया था, फिर टाइम के हिसाब से लिखते हैं, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और जो ऑर्डर में लिखते हैं ना, ऑर्डर में लिखना पड़ता है एक सेंटेंस पहले, ये नहीं कि हमने 10 बजे ये किया, फिर लिखा 12 बजे ये किया, फिर 11 बजे, उसमें कोई ऑर्डर नहीं रहता है और आपका जो पैराग्राफ है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। और वैरायटी, यानी कि उसमें रिपीटेशन कहीं पर भी नहीं हो आनी चाहिए। अगर आपने लिखा कि मैंने 11 बजे क्या किया, वो सेंटेंस फिर कहीं पर भी रिपीट नहीं होना चाहिए। सो सेंटेंस रिपीट करो, यानी कि एक सेंटेंस लिखा, दैट्स एक ही सेंटेंस नहीं लिखना पड़ता है, बहुत सारे सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं, लेकिन वहां पर जो सेंटेंस आपने पहले लिखे होते हैं फिर उनको वहां कहीं और पर रिपीट नहीं करना पड़ता है। ऐसे हम पैराग्राफ लिखते हैं। और पैराग्राफ में जो होता है यूनिटी, एक तो यूनिटी होनी चाहिए, इट शुड फोकस ऑन ओनली वन पॉइंट, कि हम किसके बारे में लिखते हैं, क्या पहले तो उस चीज पे फोकस होना चाहिए, हम कैसे लिखेंगे, ये बस इसके बारे में है भी या नहीं, या हम अपना ही इसमें कुछ लाएंगे। यूनिटी होनी चाहिए और आपका जो पैराग्राफ होता है उसमें होनी चाहिए ऑर्डर, एक ऑर्डर से लिखना पड़ता है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आप सेंटेंस को दो सेंटेंस से थोड़ा मिलो, मतलब अगर आप लिखते हो 6 बजे मैंने ये किया, 7 बजे हुआ ना थोड़ा मैच, अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ इसका मतलब आपका पैराग्राफ गया। और कोहेरेंस, देयर इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है कनेक्टिविटी। एक सेंटेंस, जो मैंने पहले ही बोला, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और आप कभी भी एक पैराग्राफ को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते हो। आपको सोच रहे दिमाग में अब मैं इसका कंक्लूजन कैसे बनाऊं, इसको कैसे लिखूं। अगर आपने कंक्लूजन के बगैर, कंप्लीटनेस के बगैर अपना पैराग्राफ छोड़ा, दैट मींस यू आर फेल टू राइट अ पैराग्राफ। नाउ आई विल आस्क क्वेश्चन, स्टैंड अप। टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल हायर दूसरे होते हैं, इनफॉर्मल में हमने ओके, स्टैंड अप। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल में सब्जेक्ट होता है, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होता। फॉर्मल में सब्जेक्ट क्यों होता है, इनफॉर्मल में क्यों नहीं होता? हम ऑफिसर्स को लिखते हैं और उनके पास कभी टाइम नहीं होता, वो हमारी पूरी लाइफ पढ़े, इसलिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं ताकि वो समझ जाए कि लेटर किसके बारे में। ओके, यू स्टैंड अप। ग्रामर क्यों जरूरी है? ग्रामर इसलिए ज़रूरी है, ये हमारी कन्वर्सेशन को ईजी बनाता है, ईजिया बनाता है। जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश मतलब बहुत ज़रूरी है, ये हमारी कन्वर्सेशन को ईजी बनाता है। ओके, स्टैंड अप। पैराग्राफ में कौन कौन से एलिमेंट जरूरी होते हैं पैराग्राफ राइटिंग में? यूनिटी, ऑर्डर और राइटिंग। यूनिटी हम किसे कहते हैं? यूनिटी मतलब अगर हम कुछ लिखेंगे किसी के बारे में, तो अगर हम मंडे के बारे में लिखेंगे तो उसमें सिर्फ मंडे के बारे में लिखेंगे, मतलब संडे किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ मंडे के बारे में। ओके, स्टैंड अप।
ऑर्डर हम किसे कहते हैं? ऑर्डर हम किसे कहते हैं? और जब हम वनडे की अगर हम वनडे के बारे में कुछ लिखेंगे हमें वो एक देखो क्या है यूनिटी मतलब पेवन अगर इस मंडे लिखा तो हमें सिर्फ उसके सेंटेंस लिखने एस क्या कोर मंडे एस को कोर डेट के वाइज से अगर हम लिखेंगे तो उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। अगर इस सिर्फ को लिख तो तेल सिर्फ होना ऑर्डर और ऑर्डर का मतलब होता है अख सेंटेंस सह गोस बे सेंटेंस थोड़ा मिलुन थोड़ा नहीं कि सह गोस तथ मिलुन थोड़ा कि तथ गोस बासन अब यह मुतालिक यह अम पत काम कर तथ वनान ऑर्डर। सिट डाउन स्टैंड अप वैरायटी देखो वैरायटी क्या होती है मतलब जो आप सेंटेंसेस लिखते हो फॉर एग्जांपल मैं 6 बजे उठा फिर ये सेंटेंस रिपीट नहीं होना चाहिए उसे कहते हैं वैरायटी। वो थोड़ा अट्रैक्टिव वो पैराग्राफ थोड़ा अट्रैक्टिव जब लगेगा ना मतलब अगर उसमें रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस होगी वर्ड्स होगी तो वो पैराग्राफ में फिर अट्रैक्टिव नहीं लगता है। इसीलिए जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस नहीं होनी चाहिए उसी को कहते हैं वैरायटी। तुम बोजन चूठन वैरायटी द्रोमसी वैरायटी दैट वैरायटी दिस वैरायटी उसका मतलब क्या होता है क्वालिटी चूठन क्वालिटी सुनते हैं ना जैसे एग्जाम्पल ऑफ कश्मीर टेकन एग्जाम्पल ऑफ एप्पल इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो फिर से मैं रिपीट करूंगी एक तो यूनिटी होनी चाहिए या मुतलिक कथ यह सिर्फ सोरे टाइम मुतलिक। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लड़की के बारे में पैराग्राफ लिखूंगी बह सिर्फ अम सज कथ कर ना कि बह अम सज कथ कर तथ मज गो यूनिटी बे ऑर्डर मैं क्या लोग खुश एक ऑर्डर में लिखना चाहिए सह गोस मतलब सम्मिलित लिखित ताकि पढ़ तथ तमिस गोस मजदार वैरायटी तथ मज रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या ताकि तमिस बासे अट्रैक्टिव सह पढ़ तथ पैराग्राफस ज्यादा असल।